राधे राधे दोस्तों। मांग की अवधारणा भाग 2 कॉन्सेप्ट के बारे में डिमांड की पहले पढ़ चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे मांग के निर्धारक तत्व। मांग का निर्धारक या मांग का निर्धारण किन किन तत्वों से होता है। तो जो मांग होती है, जो हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, उस पर किस किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो वस्तु की स्वयं की कीमत का बहुत ज़्यादा वो प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारी इनकम अगर 50 रुपये है और वस्तु की कीमत 100 रुपये है, तो हम उस वस्तु की डिमांड नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर हमारी इनकम 50 रुपये है और उस वस्तु की कीमत अगर 30 रुपये है, 20 रुपये है, तो हम उस वस्तु की मांग कर लेंगे। तो वस्तु की स्वयं की कीमत मांग का निर्धारण करती है। उपभोक्ता की आय, जैसे कि मेरी इनकम अगर 20,000 रुपये पर मंथ है और मुझे बाइक खरीदना है, तो मुझे बहुत सोच समझ कर उस चीज़ को मैं डिमांड करूँगा। लेकिन अगर मेरी इनकम 1,00,000 रुपये है और फिर अगर मुझे कोई बाइक खरीदनी है, तो मैं उसे बहुत ही ईजिली खरीद लूँगा। तो मांग के निर्धारक तत्वों में वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत। जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मेरे को एक एसी खरीदना है, लेकिन एसी आ रहा है 25,000 रुपये का, जिससे लाइट भी बहुत ज़्यादा खपत होगी। तो मैं वहाँ पे लेने गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक ऐसा कूलर मिल रहा है जो 15,000 रुपये का है, जो बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, बहुत कम लाइट खाएगा। तो मैं उसकी जगह, एसी की जगह उस कूलर को खरीद लूँगा। ठीक है, इसलिए संबंधित वस्तुओं की कीमत का भी मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की पसंद और रुचि, इसका तो बिल्कुल पड़ता है कि मेरी पसंद क्या है, मेरी रुचि क्या है। अगर कोई फ़ोन आईफोन 20,000 का आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पसंद, मुझे सैमसंग का पसंद है, तो मैं वो खरीद लूँगा, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा है। भविष्य के बारे में उपभोक्ता क्या सोचता है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और अपन सबको ऐसे लगे कि पूरा लॉकडाउन में सब दुकानें सब बंद हो जाएगी, तो उपभोक्ता बहुत सी चीज़ों की डिमांड बढ़ा लेगा। जैसे रोज़ रोज़ काम आने वाली वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। तो भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, या किसी चीज़ की भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है, तो हम उस वस्तु का अभी ज़्यादा डिमांड करेंगे उस वस्तु की। तो ये है मांग के निर्धारक तत्व। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कि कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या संबंध होता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत व उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध पाया जाता है, अपोजिट संबंध पाया जाता है। अगर किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो हम उस वस्तु की डिमांड बढ़ा देंगे। जैसे ऐसे देखते हैं कि सरस घी है, अगर उसकी कीमत डाउन होगी तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। अगर उसकी कीमत बढ़ रही है तो हम सरस घी ना खरीद कर अमूल घी खरीदने लग जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, संबंधित वस्तुओं की कीमत और मांगे जाने वाली मात्रा में संबंध। संबंधित वस्तुओं में इनमें दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है। देखिए, पहली कौन सी, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कैसे, जैसे चाय और चीनी। चीनी के बगैर अपन चाय नहीं बना सकते,
जैसे कार और पेट्रोल, पेट्रोल के बगैर कार नहीं चला सकते। जैसे पेन और स्याही, अगर पेन में स्याही नहीं है तो हम पेन को यूज में नहीं ले सकते। इसमें देखिए इसका ढाल कैसा बनेगा, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चाय और चीनी का ले लेते हैं। ये चाय की मांग, ये चीनी की कीमत। देखिए चीनी की कीमत मान लो 30 रुपये, 40, 50, 60 और यहाँ पे 5, 10, 15, 20। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर सबसे पहले कीमत 30 रुपये है तो हम डिमांड कर रहे हैं 20 चाय की, 20 चाय की डिमांड कर रहे हैं अगर चीनी की कीमत कम है। जैसे ही चीनी की कीमत 30 से बढ़कर 50 हुई तो हमने चाय की मांग कर दी 10। जैसे ही चीनी की कीमत बढ़ी हमने चाय की मांग को कम कर दिया। इसको बोलेंगे पूरक वस्तुएं। और इसका ऋणात्मक क्या होता है, इसका ढाल ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ढाल है ये जो ढाल है ये ऋणात्मक ढाल है, ये ऋणात्मक ढाल है पूरक वस्तुएं। जैसे इसी में अगर आप देख लो, कार और पेट्रोल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए पेट्रोल की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी, इसको मान लो दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ये कार की मांग है और ये पेट्रोल की कीमत है। पेट्रोल की कीमत 50, 60, 70 और 80। यहाँ पे डिमांड हो रही है 5, 10, 15, 20। जब पेट्रोल की कीमत 50 रुपये थी तब हम 20 पेट्रोल वाली कार खरीद रहे थे। अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो पेट्रोल की कार की मांग बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे ही पेट्रोल की कीमत 80 रुपये पहुंची तो हमने उसकी डिमांड घटाकर 10 कार कर दी। जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़कर 80 रुपये हुई हमने कार की डिमांड कम कर दी। तो देखिए पूरक वस्तुओं में जो ढाल बनेगा ना, ये हमेशा ऋणात्मक ढाल बनेगा, ये हमेशा ऋणात्मक ढाल बनेगा। अब देखिए सेकंड आती है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है, जैसे एक के स्थान पे हम दूसरी का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो हम कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। अगर कोल्ड ड्रिंक का रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो हम उसकी जगह जूस पीने लग जाएंगे। ये होता है स्थानापन्न वस्तुएं, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तुएं यूज में लेना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्थानापन्न का। स्थानापन्न कॉफ़ी की मांग देखते हैं और यहाँ पे
चाय की कीमत। देखिए, अगर चाय 5 रुपए की है तो हम एक कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है। जैसे ही 10 रुपए हुई हम 2 पीने लग गए। देखिए, चाय की कीमत अगर 5 रुपए है तो हम कॉफ़ी की डिमांड कर रहे हैं 2 डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही इसकी कीमत बढ़ेगी, चाय का रेट 5 रुपए के कप से बढ़ के 15 रुपए हो गया। तो अगर चाय अगर महंगी होगी ना तो फिर हम कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। ये होता है स्थानापन्न वस्तुएं। इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी की मांग बढ़ जाएगी। जैसे जैसे चाय की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का ले लो, कोल्ड ड्रिंक अगर 10 रुपए की आ रही है तो हम 2 जूस पी रहे हैं, और जैसे ही कोल्ड ड्रिंक अगर 50 रुपए की हो जाएगी तो हम जूस की संख्या बढ़ाकर 10 कर देंगे, हम जूस पीने लग जाएंगे कोल्ड ड्रिंक की जगह। ये होता है स्थानापन्न वस्तुएं। और इसका जो ढाल बनेगा ना, ये हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव बनेगा। इसका ढाल हमेशा पॉजिटिव रहेगा स्थानापन्न वस्तुओं का। अब देखिए, हम देखते हैं मांग और आय में संबंध। मांग और आय में संबंध ऐसे होता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, अगर मेरी इनकम अभी 10,000 रुपये है तो मेरी डिमांड लिमिटेड है, और जैसे ही मेरी इनकम बढ़कर 10,000 से 50,000 हो जाएगी तो मैं बहुत सी चीज़ों की डिमांड करने लग जाऊंगा। मैं ये चाहूँगा कि मेरे घर पे टीवी हो, फिर मैं ये चाहूँगा मेरे पास बाइक आ जाए, फिर मैं चाहूँगा कि घर में कूलर की जगह एसी लग जाए। तो इस प्रकार मांग व आय का संबंध हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसमें डिमांड बढ़ेगी किन की? विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं वे होती हैं जो आरामदायक वस्तुएं बोल सकते हैं इनको हम। जैसे पहले घर पे पंखे हैं, और जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी कि मैं या तो अच्छे वाले कूलर लगाऊं या फिर एसी लगवाऊं। तो इस प्रकार विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, ये धनात्मक। और जैसे घटिया चीज़ें, जैसे 10,000 इनकम है तो मैं वनस्पति घी यूज में ले रहा हूँ, और जैसे ही मेरी इनकम बढ़कर 15,000 रुपये हुई तो फिर मैंने ये सर्स वाला घी लेना यूज में कर लिया, और जैसे ही मेरी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर मैं पतंजलि वाला घी यूज में लेने लग जाऊंगा। तो घटिया वस्तुएं, जैसे वनस्पति घी का यूज में ले रहा हूँ, मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने वनस्पति घी की डिमांड को कम कर दिया। तो इसमें घटिया वस्तुओं के साथ हमेशा आय का ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। और विलासिता की वस्तुएं जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, जैसे अभी मेरे पास बाइक है, मेरी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर मैं कार खरीदूंगा। अगर मेरे पास एल्टो है तो फिर मैं उसकी जगह अच्छी वाली कार खरीदूंगा। ये होता है मांग व आय का संबंध पॉजिटिव होता है। मांग का उपभोक्ताओं की पसंद से कैसा संबंध होता है? देखिए, ये तो अलग अलग व्यक्ति की रुचि पर डिपेंड करता है कि किस उपभोक्ता को क्या चीज़ें पसंद है। और ये तो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, विज्ञापनों पर भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे किसी का अगर धोनी किसी को पसंद है और वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो धोनी अगर किसी चीज़ का ऐड करेगा, विज्ञापन करेगा, तो वो उस वस्तु को
खरीद लेंगे, उस वस्तु में उसकी रुचि हो जाएगी। अब भविष्य के बारे में उपभोक्ता क्या सोचते हैं? भविष्य के बारे में जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर किसी देश की अगर जनसंख्या का आकार व संरचना अधिक है तो वहाँ पे FMCG की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की। और राष्ट्रीय आय का वितरण भी डिपेंड करता है कि राष्ट्रीय आय का वितरण किस हिसाब से है। अगर राष्ट्रीय आय का वितरण सबको इक्वल है, अगर सबके पास समान रूप से है, तब तो देखिए नॉर्मल चीज़ें जो हम रोज घर में जो चीज़ें यूज में लेते हैं ना, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। खाने पीने की वस्तुएं, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी अगर सभी के पास राष्ट्रीय आय का वितरण अगर समान रूप से कर दिया जाए। और अगर असमान रूप से, जैसे अभी है, एक अंबानी है, दूसरा बहुत गरीब है, अगर अगर आय का वितरण है हमारे पास, तो फिर विलासिता की वस्तुएं बढ़ जाएगी। जैसे अंबानी जी तो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, हम जो डेली मतलब जो यूज में आती है ना, वो उस चीज़ों की डिमांड करेंगे और ज़्यादा इनकम वाले विलासिता की वस्तुएं, आरामदायक वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा करेंगे, वो उस चीज़ की डिमांड बढ़ाएंगे। अगर किसी देश में युवा ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइफ स्टाइल उत्पादनों की डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे युवा ज़्यादा है तो वो फ़ोन का उपयोग ज़्यादा करेंगे, बाइक्स ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये जनसंख्या पर निर्भर करता है भविष्य के बारे में। अब देखिए मांग का विस्तार और संकुचन। अब हम देखते हैं मांग का विस्तार और संकुचन। मांग का विस्तार और संकुचन हम देखते हैं, ये देखिए एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मांग का विस्तार देखते हैं, देखिए अगर किसी वस्तु की कीमत 60 रुपए किलो आम है, रुपए में है ये केजी में है, तो देखिए अगर 60 रुपए किलो आम है तो मैं 5 किलो आम खरीद रहा हूँ। 60 रुपए किलो आम है तो मैंने 5 किलो आम खरीद ली। और जैसे ही मैं अगले दिन गया तो मैंने देखा कि आम 30 रुपए किलो हो गए। जैसे ही आम 30 रुपए किलो हुए तो मैंने 15 केजी या 15 किलो आम खरीद लिए। तो ये क्या हुआ? ये जो मांग वक्र है, ये जो मांग का ढाल है, ये क्या है? ये जो मांग का ढाल है, ये मांग का विस्तार है। ये विस्तार हो गया मांग में, मांग बढ़ गई ना, मांग बढ़ गई तो मांग में विस्तार हो गया। जैसे 60 रुपए किलो आम थे तो मैं 5 किलो खरीद रहा था, जैसे ही आम की कीमत घटकर 30 रुपए हुई, मैंने 15 किलो आम खरीद ली। तो ये मांग का विस्तार। अब देखिए मांग का संकुचन कैसे होगा। ये आम का ही लेते हैं। जैसे आम पहले 20 रुपए किलो थे, आम 20 रुपए किलो थे तो मैं 20 किलो आम खरीद रहा था। ये केजी में आम की मात्रा, ये रुपए में। जैसे 20 रुपए किलो आम था तब मैं 20 किलो आम खरीद रहा था। और जैसे ही इसकी कीमत बढ़कर 50 रुपए हुई तो मैंने 10 किलो आम खरीदना शुरू कर दिया।
जैसे ही पहले 20 रुपए थे तो मैं 20 किलो आम खरीद रहा था, और जैसे ही आम की कीमत बढ़कर 50 रुपए हुई तो मैंने आम की मात्रा में या आम की डिमांड को कम कर दिया और 10 किलो खरीदने लग गया। ये जो मांग का ढाल है ए बी का, ये क्या हो रहा है, इसमें संकुचन हो रहा है। मांग कम हो रही है ना, मांग कम हो रही है तो संकुचन हो रहा है, मांग ज़्यादा हो रही है तो विस्तार हो रहा है। जैसे किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा है, वहाँ से वो अगर नीचे की तरफ आ रही है तो हम उस चीज़ की, उस वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। और अगर किसी की कीमत कम है और जैसे जैसे ज़्यादा होगी हम उसकी मांग को कम कर देंगे। अब मांग वक्र में परिवर्तन देखते हैं। मांग वक्र में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक तो मांग वक्र का दाहिने ओर खिसकना अथवा आगे की ओर खिसकना, और एक मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। देखिए दो प्रकार से होता है ये, एक तो दाहिने आगे की ओर खिसक रहा है और एक बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। ये कैसे होता है, इसमें क्या है, कीमत स्थायी रहती है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अन्य अन्य बातें समान नहीं रहती इसमें। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ रही है, ये सब चीज़ें परिवर्तन होती रहेगी। इसमें कीमत तो अपरिवर्तित रहेगी और इनकम बढ़ेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ये रुपए में है, ये केजी में। किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है और मैं उसको 15 केजी खरीद रहा हूँ। ये देखिए, मैंगो ही ले लीजिए, अगर आम की कीमत 10 रुपए है तो मैं उसको 15 किलो आम खरीद रहा हूँ। अब कीमत वही रहती है और मेरी इनकम 10,000 रुपये है, ठीक है। अब मेरी इनकम बढ़कर 10,000 से 15,000 रुपये हो गई। आम तो उसी रेट पे मिल रहे हैं, आम की पहले भी कीमत 10 रुपये किलो थी और अब भी 10 रुपये किलो है। पहले मैं 15 केजी खरीद रहा था जब मेरी इनकम 10,000 रुपये थी। अब मेरी 10,000 से इनकम बढ़कर 15,000 रुपये हो गई, और लेकिन कीमत क्या रहेगी, सेम रहेगी, कीमत मैंगो की वही है। और अब मैं 20 किलो आम खरीदने लग गया। अब मैं 20 किलो आम खरीदने लग गया, तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा जो मांग वक्र खिसक गया। देखिए पहले ये था, मेरी डिमांड ये थी, इसको डी बोल देते हैं और इसको D1 बोल देते हैं। अब मेरी ये जो मांग वक्र में जो परिवर्तन हुआ है, या मांग वक्र आगे खिसक गया, या ये मांग वक्र डी से D1 यानी दाहिने ओर खिसक गया, ठीक है। इसमें वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आय में वृद्धि हो गई। इसी प्रकार मांग वक्र का नीचे की ओर खिसकना। नीचे की ओर कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं, कीमत ले लो, मेरी इनकम 10,000 रुपये है और आम की रेट है 10 रुपये वही है, और मैं 15 किलो आम खरीद रहा हूँ। अब लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में मैं जहाँ काम करता था उन्होंने मेरे को बोला
कि अब आपको आधी सैलरी मिलेगी। अब इनकम मेरी घटकर कितनी हो गई? 5,000 रुपये। अब जैसे ही मेरी इनकम घटकर 5,000 रुपये हुई, आम की कीमत तो सेम है, आम की कीमत तो वही 10 रुपये। और जैसे मेरी इनकम घटकर 5,000 हुई तो मैंने 5 किलो आम खरीदने स्टार्ट कर दिए। पहले मेरी इनकम 10,000 रुपये थी, 10 रुपये किलो आम थे, तो मैं 15 किलो आम खरीद रहा था। जैसे ही मेरी इनकम घटकर 5,000 रुपये हुई तो फिर मैंने आम की डिमांड भी कम कर दी और मैं 5 किलो आम खरीदने लग गया। तो इसमें पहले ये डीडी वकर था, ठीक है, D1 मैं यहाँ पे डिमांड कर रहा था पहले, फिर मैं बाईं ओर खिसक गया, अर्थात नीचे की ओर खिसक गया। ये ऋणात्मक है। इसमें देखिए कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इनकम कम हो रही है। अगर इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, जैसे इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये होता है मांग वक्र का बाईं ओर और दाईं ओर खिसकना। अब मांग का नियम। मांग का नियम हमने पहले वीडियो में भी देखा था, दोबारा देख लेते हैं। अब मांग के नियम, एक वस्तु की मांग पर अन्य घटकों का प्रभाव पड़ता है। वस्तु की मांग पर, जैसे स्वयं की कीमत, अगर कोई वस्तु ज़्यादा महंगी है तो उसकी डिमांड कम होगी, अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो रही है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। अब मेरी इनकम पे भी बहुत डिपेंड करेगा, अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो मैं वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करूँगा, अगर इनकम कम है तो मैं वस्तुओं की डिमांड को कम करूँगा। संबंधित वस्तुओं की कीमतों पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। जैसे चाय की कीमत बढ़ेगी तो मैं कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दूँगा, चाय पीना छोड़ दूँगा। मेरी पसंद पे भी डिपेंड करता है कि मेरे को क्या चीज़ पसंद है। जो चीज़ मेरे को ज़्यादा पसंद होगी, जैसे मैंगो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर मैं मैंगो की डिमांड ज़्यादा करूँगा एप्पल की तुलना में। मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातें सब भूल जाते हैं। एक वस्तु की कीमत घटने पर अन्य बातों में, जैसे वहाँ का माहौल भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उसकी रुचि क्या है, मेरी रुचि क्या है, ये भूल जाते हैं। मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सब चीज़ें भूल के मेरी इनकम क्या है, इस चीज़ को भी छोड़ देते हैं। और अन्य बातें स्थिर रहने पर, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है और कीमत के बढ़ने पे उस वस्तु की मांग मात्रा में कमी हो जाती है। ये मांग का नियम है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखिए ये मांग का नियम है तो हर चीज़ के अपवाद भी होते हैं, यहाँ पे भी अपवाद है। गिफिन वस्तुएं, जैसे घटिया वस्तुएं, वनस्पति घी। वनस्पति घी पे जैसे ही इसकी कीमत कम होगी तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं, प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं मतलब हीरे, मोती, सोना, गोल्ड, ये सब चीज़ें क्या है? प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं हैं। अगर इनकी प्राइस ज़्यादा होगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे ओडी है, अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। भावी कीमत, यानी भविष्य में अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो फिर वहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता। वहाँ पे मांग का नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। ये भावी कीमत है। अगर आज 100 रुपये है और भविष्य में अगर 500 रुपये उस वस्तु के होने वाले हैं तो इस वस्तु की अगर कीमत कम नहीं होगी तो भी इस वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है भावी कीमत। जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग,
जैसे नमक, पानी, इनमें अगर प्राइस बढ़ता है तो इसका उसकी मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज आयोडीन नमक अगर आप 10 रुपए का लेके आ रहे हो, 1 केजी लेके आ रहे हो, अगर वो 100 रुपए का हो जाएगा तो भी आप 1 केजी ही खरीदोगे। मेडिसिन, जैसे अगर बुखार की टैबलेट 20 रुपए की है और आपको बुखार है तो आप खरीदोगे, अगर वो 50 की हो जाएगी तो भी आप खरीदोगे। तो जीवन की अनिवार्य वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये हमारा चैप्टर डिमांड, मांग की अवधारणा समाप्त होता है। अगर इसमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसमें अगर कहीं पे कुछ सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप अपने सुझाव दीजिएगा। कॉमर्स एजुकेशन हब हमारा चैनल है, जहाँ पर तीनों सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़, तीनों के वीडियो आपको मिल रहे हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या आप कोई सुझाव चाहते हैं तो वो हमें सुझाव दीजिए, हम अगले वीडियो में उस चीज़ का सुधार करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।